Hello students, how are you? Welcome to standard 9th, chapter number 12 रानी। आज हम इस रेखा चित्र का दूसरा भाग देखेंगे। रानी एक रेखा चित्र है जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। यहाँ रानी नामक एक घोड़ी इनके दो साथी निक्की और रोजी के साथ आई है, सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया है। ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु, पंखी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी वर्मा का स्नेह और प्रेम छलकता नज़र आता है। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा वो ज़रा रिवाइज कर ले। महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से गहरा लगाव था। उन्होंने उनसे संबंधित बड़े दिलचस्प और मार्मिक संस्मरण लिखे हैं। प्रस्तुत संस्मरण एक घोड़ी का है। उसका नाम रानी था। लेखिका को बचपन में उससे बहुत प्यार था। लेखिका रानी के साथ निक्की यानी नेवला और रोजी यानी उसकी कुतिया को भी नहीं भूली है। महादेवी जी की सहृदयता पाठक का दिल छू लेती है। लेखिका महादेवी बचपन में इंदौर में रहती थी। वहाँ अंग्रेज बच्चों को गधे की सवारी करते देखकर उनको बहुत अचरज हुआ। उन्होंने सुना था कि गधे पर अपराधियों को ही बिठाया जाता है। तब उनके नौकर रामा ने उनकी शंका का समाधान किया। उसने कहा कि इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है। महादेवी और घर के दूसरे बच्चों ने कहा, घोड़े पर बैठने का अधिकार हमें भी है, हम भी घोड़े पर बैठेंगे। पिताजी ने पूछा, क्या सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? महादेवी ने कहा, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है, उस पर तो दंड पाने वाले ही बैठते हैं। बच्चों की मांग पर रानी नाम की घोड़ी आ गई। उसके लिए छुट्टन नाम का साइज रखा गया। घोड़ी के खरखाव का प्रबंध किया गया। रानी घोड़ी का पूरा नाम ताज रानी था। पहले तो ताज रानी को देखकर बच्चों को कुछ अधिक अच्छा न लगा, किंतु फिर रानी के प्रति उनकी सहानुभूति हो गई। रानी बहुत ही सुंदर घोड़ी थी। उसके चमकदार रंग पर दृष्टि पड़ते ही फिसल जाती थी। उसका चॉकलेटी रंग, झूलता आयाल, पारदर्शी जैसी उसकी आंखें, उजले दांत, लाल जीभ, गुलाबी होठ, मोरछल सी पूंछ और गठा हुआ शरीर सब कुछ आकर्षक था। बच्चे रानी से हिलमिल गए। वे उसके शरीर पर खेलते, लिपटते, झूलते, उसके अयाल में फूल खोसते। रानी उनकी मित्र बन गई। वह पैर पटक कर या हिनहिनाकर बच्चों को अपने पास बुलाने लगी। जीन आदि खरीद कर घोड़ी की सवारी करने का इंतज़ाम किया गया, किंतु बच्चे तो मनमानी करना चाहते थे। मनमानी किए बिना उन्हें संतोष नहीं होता था। अभी हम आगे की कथा देखेंगे। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई
जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं रहा। यहाँ लेखिका कहती है कि फिर हमारी घुड़सवारी करने का कार्यक्रम शुरू हुआ और जीन यानी घोड़े पर बैठते समय जो आसन लगाया जाता है चमड़े का, उसे जीन कहते हैं। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। किस तरह घुड़सवारी करते वो बताया गया है। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता, परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल्स के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। यहाँ लेखिका ऐसा बता रही है कि घुड़सवारी करना उन लोगों को इतना अच्छा लग रहा था कि कोई भी पहर सुबह करे, शाम को करे या संध्या के समय करे, लेकिन रानी पर उसको घुड़सवारी करने पर भी संतोष नहीं मिलता था कि हम पूरा दिन उस पर बैठकर घुड़सवारी करते रहे। अंत में छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर ले गए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी अपनी अधूरी शिक्षा पूरी की और परीक्षा लेने लगी। एक दिन छुट्टे के दिन क्या किया कि रानी को खोलकर उसको जहाँ अस्तबल में रखा जाता था वहाँ से उसको खोलकर उसकी नंगी पीठ यानी कि बिना जीन के ही हम उन पर बैठकर घुड़सवारी की जो आगे की शिक्षा थी वो लेने लगे। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना की विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता था। बच्चों को तो क्या पता होता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा, अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के ही हो जाते। यानी कि लेखिका यहाँ कहती है कि पशु पक्षी और वनस्पति उनके लिए एक परिवार समान हो जाते हैं। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। रोजी इच्छा अनुसार उसकी गर्दन पर उछल उछल कर चढ़ती और नीचे कूदती रहती और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। उनके सब साथीदार और उनके जो पशु पंखी उन लोगों ने पाल रखे थे वो ताज रानी के साथ मिलकर कैसी मस्ती करते थे वो यहाँ बताया गया है। रानी हम सब की शक्ति और दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों की वह दुल्की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों में मार दी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया या कोई दुखद स्मृति भर आई। एक दिन लेखिका के भाई ने क्या कहा कि नंगी पीठ पर बैठकर ताज रानी की पैरों में एक संटी यानी कि एक सोटी लगा दी। ताज रानी को दर्द तो नहीं हुआ, लेकिन उसको कोई दुखद स्मृति याद आ गई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किया हो। ताज रानी को संटी लगने से वो ऐसी तेज से भागी कि उसको जाने ऐसा महसूस हो रहा हो कि उसको सड़क ने, पेड़, नदी नाले सब ने जकड़ कर पकड़ रखा हो। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। लेखिका क्या कह रही है कि इतनी तेजी से ताज रानी भाग रही थी
उसको यहाँ उड़न खटोला के रूप में दिखाया गया है कि कुछ देर तो मैंने अपने आप को संभाला, लेकिन ताज रानी इतनी तेजी से दौड़ रही थी कि गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। यहाँ क्या बताया गया है कि ताज रानी को कुछ दुखद स्मृति उभर आई, मतलब उसके मस्तिष्क में कुछ दुखद घटना याद आ गई, उसकी वजह से वो तेजी से भागने लगी। लेकिन घोड़े पर से यानी ताज रानी के ऊपर से गिरने पर वो अपनी स्मृति में से वर्तमान में लौट आई और वो खड़ी रह गई। उसको पश्चाताप होने लगा कि ये मेरी वजह से हुआ। साथियों की चीख पुकार में सब दौड़े, फिर बहुत दिनों तक बिछाने पर पड़े रहना पड़ा। हम कहीं से गिर जाते और अच्छी चोट लगती है तो हमें कुछ दिन आराम करना पड़ता है, तो इसी तरह यहाँ पर भी चोट लगने से कुछ दिन उनको बिछाने मतलब बेड पर लेटे रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वो ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। स्वास्थ्य सुधरने के बाद मैं रानी के पास गया तो उसकी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि देखकर मुझे भी आंख में आंसू आ गए। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। लेखिका बता रही थी कि उनका भाई का जन्मदिन था तो उसकी नानी ने भाई के लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ क्या दिखाया गया है कि हम कुछ हमारे घर में नया लेते हैं, कपड़े गहने कोई भी चीज़, तो हम अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखाते हैं, ऐसे भी दिखाते हैं और जो पहन के दिखाना होता है वो हम पहन के भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर ताज रानी के साथ इन बच्चों का इतना लगाव हो गया था, इतनी आत्मीयता हो गई थी कि वो बच्चे कुछ भी नए कपड़े या आभूषण पहनते तो रानी को अवश्य दिखाते। सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने के लिए गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहनाया आया। यहाँ पर लेखिका क्या बता रही है कि सुंदर शेर के मुंह वाले दो कड़े पहनकर भाई रानी को दिखाने गया तो उनको न जाने क्या मन में हुआ कि दोनों कड़े उतारकर उसने रानी के कानों के वलय के ऊपर पहना दिए। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी वो कड़े का पता नहीं चला। भाई ने वो दोनों कड़े ताज रानी के कानों में पहना दिए। फिर खेल कूद में भूल गए कि कड़े रानी के कानों में है। संध्या समय में जब माँ ने भाई के हाथ में कड़े नहीं देखे तब कड़ों की खोज आरंभ हुई। रानी अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हिलाने का आदेश दिया। देखो यहाँ जानवर कितने सतर्क और कितने चालाक होते हैं कि इशारा करके उन्होंने आवाज़ की और बताया कि यहाँ नीचे से आप मिट्टी खोदो। किसी ने कुछ गहरा खड्डा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। कड़े खो जाने से किसी को दंड तो नहीं मिला, लेकिन रानी के लिए सारे घर वालों के हृदय में अच्छा स्थान मिल गया। इस घटना का अपनी विचित्रता स्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था? कह कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि यह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा,
और भी है। और रामा ने स्वीकृति से सर हिलाया। एक दिन ताज रानी को एक छोटा बच्चा हुआ तो उसको देखकर सारे बच्चों को आश्चर्य हुआ और उन लोगों को कितने सारे प्रश्न मन में आए कि ये कैसे हुआ। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। ये छोटे जीव को कोई काम धाम नहीं करते और हम पीठ पर बैठा कर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते थे। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल ले, तब बच्चों घोड़े पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। बच्चों ने आपस में क्या बातचीत की कि अभी ताज रानी का पेट चीरकर हम दूसरा बच्चा भी निकाल ले और उसके साथ हम क्या क्या करेंगे। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक दोपहर वो कहीं से शाक काटने की चाकू को ले आया तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। देखो, कभी कभी बच्चे क्या करते, जो सोचते वो भी अप्लाई कर देते कि ताज रानी के पेट को चीरने की बात थी तो एक दिन दोपहर को सब्जी काटने की, यानी कि वेजिटेबल चॉपर जो छुरी होती है उसको लेकर आया। उसको देखकर लेखिका का भी साहस जोम पकड़ गया और उसके साहस ने भी जवाब दे दिया। एक और भी समस्या की ओर हमारा ध्यान गया। एक समस्या और भी थी, उस पर हमारा ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? माँ की महीन सी सुई तो सीना संभव नहीं था। पेट चीरने से पहले लेखिका के मन में सवाल उठा कि पेट तो इससे कम काट देंगे, लेकिन फिर पेट वापस सिएंगे कैसे? माँ की सुई इसमें काम नहीं आएगी। टाट सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता था, जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमने अपना क्रोध संस्मरण रहा और न प्रस्ताव। थोड़ा समय बीत जाने के बाद जब रानी का शिशु यानी रानी को जो छोटा बच्चा हुआ था वो बड़ा हो गया और हम उसके साथ खेलने कूदने लगे, तो हमारे मन में जो क्रोध था, जो प्रस्ताव, जो पश्चाताप था वो दूर हो गया। हम भूल गए और वो छोटे बच्चे के साथ हम भी खेलने कूदने लगे। तो स्टूडेंट्स, ये था महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र रानी। आशा रखती हूँ आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।